नमस्कार प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि हम अब तक अध्ययन कर रहे थे मनोविज्ञान के संदर्भ में, उसी क्रमानुसार आगे बढ़ते बढ़ते हमने बात की थी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित शिक्षण विधियों के बारे में बात करने की। लेकिन उससे पूर्व मनोविज्ञान का जब अध्ययन किया है तो उसके शिक्षा के साथ क्या संबंध है और शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा शब्द से निकला है, जिसे अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। यह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ड्यूको अर्थात अंदर से आगे की ओर बढ़ाना। लैटिन शब्द के इसी शब्द को एजुकेयर और एजुशियर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को 3 अर्थों में स्वीकृत किया गया है: टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, टू रेज, बढ़ाना, बाहर निकालना और विकसित करना। इसी को एजुकेशन के अर्थ में स्वीकृत करते हुए इन्होंने ये बताया कि शिक्षा का अर्थ है तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, अर्थात जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ओर अग्रसर कर दे, मूर्ता से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही हम शिक्षा कहेंगे। अब शिक्षा शब्द की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। वैदिक काल से इसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन मनोविज्ञान के बारे में भी हम बात करें उससे पहले इसको जिस स्वरूप में स्वीकारा गया है वह इसके स्वरूप है कि शिक्षा एकमात्र एक ही अर्थ में स्वीकृत नहीं हुई है, उसके विविध रूप हमारे सामने निकल कर आए हैं। उसके अर्थ हैं संकुचित, व्यापक, वास्तविक और विश्लेषणात्मक। संकुचित अर्थ में मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा कहलाता है, जो से किसी समय, काल और परिस्थिति पर आधारित होता है, जो सिर्फ विषय वस्तु से संबंधित होता है। जैसे छोटी क्लासेस में प्रथम से पंचम तक, षष्ठम से अष्टम, फिर दशम और उसके पश्चात स्नातक, स्नातकोत्तर और अग्र अन्य उच्चतम कक्षाओं के अध्ययन तक, उसमें प्रत्येक संकाय के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किस विषय के संबंध में कितना ज्ञान आवश्यक है और कितना ही उसको देना परम उचित है। लेकिन व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो शिक्षा एक संकुचित अर्थ यानी पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, वरन व्यापक अर्थ में व्यक्ति जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत अपने अनुभव के आधार पर सीखता चला जाता है। वह परिवार से, समाज से, संस्कृति से, अपने भौगोलिक, राजनीतिक और विविध अनुभवों से जहाँ जहाँ से वह जुड़ता है, जहाँ कहीं भी देखता है, यानी कहीं भी जहाँ भी जाता है, जहाँ भी देखता है, वहीं से वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। और यह उसका सीखना सिखाने की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत अनवरत लगातार चलती रहती है। वास्तविक अर्थ में देखें तो शिक्षा क्या है? एक मानव, एक व्यक्ति, एक बालक के विकास से संबंधित है, जो उसके व्यवहार यानी जन्म से लेकर उसके अंतर्निहित गुणों को बाहरी वातावरण के अनुकूल उसे बना करके आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और उसका सर्वांगीण विकास करती हैं। उसके व्यवहार में परिवर्तन, परिमार्जन और परिवर्धन करती है। परिवर्तन यानी समय और परिस्थिति के आधार पर उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बात किस समय पर उचित है और किस समय पर अनुचित है, उस चीज से उसे अवगत करवाती है। और उसी के आधार पर उसके विचारों में परिमार्जन होता है, उन्नतिशील होता है और परिवर्धन होता है, यानी वह विकास की ओर अग्रसर होता है और उसमें उत्कृष्टता, उत्तमता का आविर्भाव होता है। इन्हीं सबके आधार पर धीरे धीरे यह शब्द
मनोविज्ञान के साथ जोड़ दिया गया और ये बताया गया कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान भी व्यक्ति के अनुभवों और उसके आंतरिक गुणों का, उसके व्यवहार का ही अध्ययन करता है, और शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का परिमार्जन, परिवर्धन करती है। तो दोनों को जब समाविष्ट कर दिया गया तो उस आधार पर यह शब्द बना शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में किस प्रकार उसका अध्ययन किया जाता है और किस प्रकार में उसमें सहायक हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई, जिसका समर्थन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जर्ट, टर्मन, स्टैनले हॉल इत्यादियों ने किया। 1920 में काफ़ी जद्दोजहद, विचार विमर्श के बाद लगातार समस्याओं का सामना करने के पश्चात 1920 में यह निश्चित किया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान ही वास्तव में सही है, जो व्यक्ति के विकास को, उसके अध्ययन को, अधिगम को आगे बढ़ाता है। इसका समर्थन स्किनर महोदय ने भी किया है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मानव का अध्ययन, मानव व्यवहार का उन्नयन और परिमार्जन करती है, तो वही मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मानव व्यवहार का उन्नयन और परिमार्जन, और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। अध्ययन व्यवहार किस पर? अनुभवों पर आधारित होता है। अब इन सब के साथ ही इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। नाम पुराने लगातार प्रचलित पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है, क्रो और क्रो महोदय, कार्लस्वेग, स्टीफन, स्किनर, जेम्स चैनर, इन्होंने अपने अपने मत प्रदर्शित करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान चूंकि व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा चरित्र का और व्यवहार का उन्नयन और परिमार्जन करती है, इसलिए जन्म से वृद्धावस्था तक सीखना, अनुभव करना और उनका अनुभवों का वर्णन और उनको व्याख्याहित करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके पश्चात कार्लसनिक ने यह बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों व परिणामों का अनुप्रयोग है। यह अनुप्रयोग उसके व्यवहार पर आधारित होते हैं। इन व्यवहारों के आधार पर ही उन पर प्रयोग किए जाते हैं और यह ज्ञात किया जाता है कि कौन से सिद्धांत उसके उन्नयन और उसके लिए उचित है या अनुचित है। स्टीफन ने शैक्षिक विकास क्रमबद्ध अध्ययन से संभव होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने ये कहा है कि एक क्रम होता है, जैसे बालक के विकास का क्रम होता है, वैसे ही अध्ययन अध्यापन का भी एक अवसर होता है। आरंभिक काल में मात्र बालक को चित्रों का अवलोकन करवाया जाता है, वस्तुओं की पहचान करवाई जाती है, रटन विद्या पर प्रबल प्रभाव दिया जाता है, अत्यधिक बल दिया जाता है। छोटी कक्षाओं में जैसे कविताएं, पंक्तियाँ, आसमान में चंदा गोल, पापा जी के पैसे गोल, मम्मी जी का रोटी गोल और दादी जी का चश्मा गोल, सारी दुनिया गोल गोल। तो ये क्या, ये सब समझाने की बातें नहीं हैं। इसी तरह से जैसे कहें मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी उस अवस्था में मात्र उसको ये करवाना, और जो परिजन पितृजन जो होते हैं, देखिए हमारे बच्चे को ये ज्ञान है, बेटा सुनाना, और वो बच्चा बिल्कुल अनवरत प्रवाह से ऐसे अध्ययन अध्यापन कर रहा है जैसे उसको प्रत्येक अक्षर का ज्ञान है, और फिर तालियों से उसका स्वागत किया जाता है, जबकि उसे अक्षर ज्ञान भी नहीं होता है, लेकिन वो भी प्रसन्न और उसके परिजन भी प्रसन्न। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है। क्रमबद्धता का बात कर रहे हैं हम। उसके पश्चात जैसे जैसे उसका विकास होता है, आगे आगे किताबों से रंग गायब हो जाते हैं, जैसे कक्षा उन्नत, अक्षर काले और सफ़ेद पन्ने, पुस्तकों से चित्र और रंग गायब हो जाते हैं। विचार विमर्श वाले प्रश्न आ जाते हैं। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, तुलना कीजिए, अध्ययन कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, वर्गीकरण दीजिए। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में मात्र उसको परिचय करवाया जाता है,
और बाद में उसकी तर्क शक्ति और बुद्धि में, ये बात हम कर रहे थे कि व्यवहार और विचार में परिवर्तन, परिमार्जन और परिवर्तन ही शिक्षा है। और उसके साथ ही मनोविज्ञान का तालमेल होने से यह क्रमबद्ध अध्ययन संभव हो पाता है। इसके पश्चात इन्होंने स्किनर महोदय ने भी मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर ही बल दिया है, वो भी शैक्षिक परिस्थितियों के आधार पर। यही शैक्षिक परिस्थितियां अभी पूर्व रूप में अपन ने वार्तालाप के आधार पर विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया था। जेम्स ड्रेवर ने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत, खोज, प्रयोग और शिक्षा समस्याओं से संबंधित बताया है। इन्होंने भी यही कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांत जितने भी हैं, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है या अन्य जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं और विविध व्यूह रचनाओं के आधार पर यह जानने का प्रयास किया है कि शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। एक बालक अव्वल क्यों रहता है और एक बालक बिल्कुल पीछे क्यों रह जाता है, बार बार उसी कक्षा से मोह क्यों नहीं छोड़ पाता है, क्या कारण है जो वह नहीं चाहते हुए भी उसी कक्षा में रह जाता है। तो यह अध्ययन अध्यापन की समस्याएं हैं या पढ़ाने वालों के साथ कोई ऐसी समस्या है जो उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं और उसको अपने साथ अग्रिम कक्षा तक नहीं ले जा पाते। तो इन सब समस्याओं से संबंधित सिद्धांतों का खोज और प्रयोग करने के पश्चात यह विश्वास के साथ आगे प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। और इस मनोविज्ञान को इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाओं से परिभाषित करने का और समझाने का प्रयास किया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आइए हम थोड़ी सी बात प्रकृति पर भी कर लेते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति, क्योंकि यह सिद्धांतों पर, प्रयोग पर आधारित है, इसलिए पूर्णतः वैज्ञानिक है, सिद्धांतों पर आधारित है, नियमों पर आधारित है और प्रयोगों पर आधारित है। इसमें मात्र सत्य की खोज करने का प्रयास किया जाता है और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से संबंध स्थापित किया जा रहा है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। मैंने ये किया था, मैं वो करता, मैंने ये खेला था। अरे छोड़ो ना, ना आने वाले का पता है, न जाने वाला किसी ने देखा है। वर्तमान को देखो और आनंद के साथ जहां हो वहां उसे सीखने और समझने का प्रयास करो। यही ये कहते हैं कि अतीत से सीखो अवश्य, लेकिन उससे वर्तमान को खत्म मत करो। भविष्य की चिंता करो, लेकिन वर्तमान में जीने के लिए प्रयासरत रहो और उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहो। प्रगतिशील शिक्षण, यही है कारण। प्रगतिशील शिक्षण की पद्धतियाँ, यानी कैसे हम आगे उसको बढ़े। जो हमारे कई प्रतिभाशाली पीछे रह जाते हैं उनको किस प्रकार निर्देशन दें, किस प्रकार उनको अपने साथ लेकर चलें। विद्यालय में ऐसे कैसे संगठन बनाएं जिससे सभी को उसका लाभ मिल सके और सभी व्यवस्थित और रूप से कार्य कर सके। प्रशासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये निश्चयन कर सकें, जिससे जो कार्य सिखाने वाले गुरुजन हैं और जो सीखने वाले शिक्षार्थी हैं वे प्रशिक्षणार्थी न्यायपूर्वक अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें, बिना किसी बंधन के, बिना किसी तनाव के। धन्यवाद।